आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th बैंकिंग का चैप्टर नंबर 3 यूनिट 3 कवर करेंगे। ये यूनिट आपके एग्जाम में 10 मार्क्स की वेटेज रखता है। तो इसमें से आपको एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स, ये तीनों ही चीजें देखने को मिल जाएंगी। अगर बात करें इस यूनिट के अंदर हमें बैंक के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा, मतलब कि एक बैंक ब्रांच को ऑर्गेनाइज करते समय हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो इसके अंदर हमें पढ़ाया जाएगा। मेनली इस चैप्टर के अंदर हम बात करें तो हमें 4 टॉपिक्स को कवर करना है। पहला, बैंक ब्रांच सेटअप, मतलब ब्रांच को सेटअप करते समय आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस, मतलब फ्रंट ऑफिस क्या होता है, उसके काम क्या है, बैक ऑफिस क्या होता है, उसके काम क्या है, वो इसमें पढ़ाया जाएगा। सिक्योरिटी अरेंजमेंट इन बैंक्स, बैंक्स में क्या क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट होने चाहिए, कैसे कैसे होने चाहिए, वो सब हमें इसमें पढ़ाया जाएगा। क्लियरिंग हाउसेज, ये एक आरबीआई का पर्टिकुलर फंक्शन होता है। आपने इकोनॉमिक्स में क्लास 12th में इसे कवर किया होगा। ये आरबीआई का फंक्शन होता है जो हमें यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ाया जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा आपको नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। जो आपने वहां पे पढ़ रखा है उसके अलावा एक्स्ट्रा इसमें पढ़ाया जाएगा। फिर इसमें समरी है। खैर मेनली ये 4 टॉपिक्स है जो हमें इसमें कवर करने हैं। अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें बोर्ड में कई बार इस टॉपिक पे, फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस के टॉपिक पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट पे बहुत बार आया है, क्लियरिंग हाउस भी पूछा गया है, क्योंकि ये तो आरबीआई का है तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, तो ये टॉपिक्स में पूछे गए हैं। सबसे पहले बैंक की ब्रांच का सेटअप हमें पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा भी है कि बैंक की जो ब्रांच होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि वो फेस ऑफ बैंक होती है फॉर द कस्टमर, मतलब बैंक की जो ब्रांच होती है वो बैंक का चेहरा कंसिडर करी जाती है। ठीक, उसकी लोकेशन, उसका डेकोर, मतलब इंटीरियर वगैरह, लेआउट, उसका सेटअप वगैरह हो गया, मतलब एक तरीके से कहाँ पे क्या चीज रखी होगी ब्रांच का। एंड द कर्टसी ऑफ ब्रांच रिप्रेजेंटेटिव गाइड्स द कस्टमर डिसीजंस अबाउट यूजिंग द बैंक सर्विसेज, मतलब ये सारी चीजें किसी ब्रांच, बैंक की लोकेशन, उसका डेकोर, उसका लेआउट, उसके ब्रांच के रिप्रेजेंटेटिव की कर्टेसी जो होती है, कस्टमर्स को डिसीजन लेने में मदद करती है कि वो उस बैंक की ब्रांच की सर्विसेज को इस्तेमाल करे या ना करे। ठीक, आगे इसमें मैं थोड़े से इंट्रोडक्शन के बारे में दे रखा है तो पढ़ लेते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज में अगर हो सका तो पूछा जा सकता है। यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाएगा पहले पैराग्राफ में, तो इसे खाली रीड करना है, तो इसे देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, डिस्पाइट द ग्रोथ इन नंबर ऑफ कस्टमर्स यूजिंग मोबाइल एंड ऑनलाइन बैंकिंग, मतलब जो ऑनलाइन बैंकिंग में और मोबाइल बैंकिंग में कस्टमर्स बढ़े हैं उसके बावजूद अगर देखा जाए, to access their accounts to make transaction, branches remain the first point of call for availing financial services, मतलब बहुत सारे कस्टमर्स हमें देखने को मिले हैं आजकल मोबाइल बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग में अपने ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, लेकिन आज भी ब्रांचेस जो हैं बैंक की वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ प्रेफरेंस होती है फाइनेंशियल सर्विसेज को अवेल करने के लिए। इन सम केसेस, कुछ केसेस में जैसे कि मॉर्गेज हो गया, लोग लोन वगैरह लेते हैं तो उसमें लोग जो है फेस टू फेस कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा करना पसंद करते हैं, क्योंकि लार्ज सम ऑफ मनी उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। अगर यहाँ पुराने जमाने की बात की जाए तो यहाँ से हो सकता है आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। क्या हो सकता है इसमें, एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे क्या बन सकता है कि पुराने जमाने में ब्रांचेस बड़ी होती थी, आज के जमाने में ब्रांचेस छोटी क्यों होती है, मतलब पर्पसली यहाँ देखो समझ में आ जाएगा। पुराने जमाने में, ऐसे बहुत पुराना समय लिखा है 1970 के आसपास अगर हम बात करें, जो ब्रांचेस होती थी वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में एकोमोडेट होती थी और उनके पास बहुत बड़े बड़ा स्टाफ होता था, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स होते थे, वैरायटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते थे जो उन्हें करने होते थे पर्सनली। इस वजह से ब्रांचेस बहुत बड़ी हुआ करती थी, मतलब बैंक की एक ब्रांच जो होती थी वो बहुत बड़ी होती थी। लेकिन आजकल आप देखो ब्रांचेस जो होती हैं उन्हें ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वो क्या हो गए हैं, कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं, इसलिए ट्रांजेक्शन्स आर कंडक्टेड एट ग्रेट स्पीड एंड एक्यूरेसी। और पहले के मुकाबले, क्योंकि पहले मोस्टली वर्क क्या होता था 1970s के टाइम पे, मैनुअल होता था सारा काम। मैनुअल होने की वजह से उसमें समय भी लगता था, लेकिन आजकल ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रहे हैं, कंप्यूटराइज भी हो रहे हैं, तो बहुत ही स्पीड और एक्यूरेसी के साथ हो रहे हैं, मतलब बिना किसी गड़बड़ी के भी हो रहे हैं। और मोस्टली अगर बात करें तो अब ज़्यादा स्टाफ मेंबर्स रखने की बैंक में ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इसके अलावा यहाँ से एक एमसीक्यू पूछ सकते हैं, जैसे कि सितंबर 2030 में आरबीआई ने क्या करा था, अपनी पॉलिसी को
चेंज कर दिया था। ये चीज़ अगर बात करी जाए तो आपने इकोनॉमिक्स में एलपीजी के अंदर लिबरलाइजेशन में पढ़ा होगा, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर अगर बात की जाए कि उस समय हमें पढ़ाया गया था कि बैंकिंग जो रिफॉर्म्स आए थे उन रिफॉर्म्स के अंदर ब्रांचेस को अलाउ कर दिया गया था कमर्शियल बैंक्स को कि वो अपने नई ब्रांचेस कहीं पे भी खोल सकते हैं विदाउट सीकिंग एनी अप्रूवल, मतलब बिना आरबीआई से परमिशन लिए हुए। तो ये काम सितंबर 2013 में किया गया था। तो डेट याद रखनी है, ये पूछी जा सकती है। ठीक, इस पॉलिसी के अंदर आगे बता रखा है इंडियन बैंक ऑल्सो बी ओपन टू लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस इन टॉप टियर सिटीज, मतलब बैंक्स को परमिशन दी गई थी कि वो टॉप टियर सिटीज मतलब मेट्रो सिटीज की अगर हम बात करें वहां पे भी अपनी ब्रांचेस खोल सकते हैं ओवर देयर अलाउड कोटा इफ बैंक मीट अ सर्टेन क्राइटेरिया। ये बात में है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि उस बैंक को कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। अब वो क्राइटेरिया आरबीआई डिसाइड करता होगा, बताता होगा। ठीक, आगे देखते हैं। आगे अगर बात करें बैंक की ब्रांच का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ठीक, तो बैंक ब्रांच के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो बैंक ब्रांच में कुछ कैटेगरी ऑफ स्टाफ हमें देखने को मिलना ही मिलना चाहिए। जैसे कि एक ब्रांच मैनेजर होना चाहिए, रिलेशनशिप मैनेजर्स मतलब आजकल होने लगे हैं जो कस्टमर से डीलिंग करते हैं ज़्यादातर। ठीक, सेल्स डेस्क मेंट ऑफ बाय ऑफिसर्स मतलब सेल डेस्क होनी चाहिए, डीएसए कोऑर्डिनेटर होना चाहिए, सर्विस डेस्क होनी चाहिए, हेड होना चाहिए, टेलर्स होने चाहिए और हेल्पर होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आगे दे रखा है आपको सर्विसेज ऑफर्ड बाय द ब्रांच। तो ये भी तुम्हें पहले से पता है, बैंकिंग पढ़ लो बहुत टाइम से कि बैंक कौन कौन सी सर्विस ऑफर करता है। एक्सेप्ट डिपॉजिट मतलब डिफरेंट टाइप्स के डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है पब्लिक से, ऑफरिंग देम इंटरेस्ट ऑन सच डिपॉजिट, उस पे इंटरेस्ट ऑफर करता है। अलग अलग टाइप के लोन देता है, अलग अलग मैच्योरिटीज के डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स एंड क्रेडिट वर्दीनेस, मतलब लोगों की जरूरत और उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। कैश डिपॉजिट की फैसिलिटी, विड्रॉल की फैसिलिटी देता है जो लोगों ने पैसे अपने अकाउंट में जमा कर रखे हैं। इसके अलावा करेंसी नोट्स को भी एक्सचेंज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक, ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई के बिहाफ पे। और उसके बाद अनयूजेबल करेंसी नोट्स को वो आरबीआई को दे देता है और आरबीआई उन्हें डिस्ट्रक्ट कर देता है, मतलब नष्ट कर देता है। इसके अलावा और क्या करता है, जो चेक एक्सेप्ट करता है अपने कस्टमर से कलेक्शन के लिए और उनके अकाउंट में जमा करने के लिए। ड्राफ्ट इशू करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है, गारंटी इशू करता है अपने बिहाफ पे कस्टमर्स की। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में कवर किया था। ठीक, रेंट आउट सेफ डिपॉजिट लॉकर, ये भी चैप्टर नंबर 1 में क्लियर कवर किया था कि सेफ डिपॉजिट लॉकर देता है। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, ये भी बेचता है। ये भी हमने किसी चैप्टर में कवर किया है, शायद फर्स्ट में किया है, सेकंड में किया है। सेकंड में किया है जहाँ तक अब ध्यान नहीं पक्के तौर पे, या फर्स्ट में किया है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे ब्रांच मैनेजर की ड्यूटीज पूछी गई है। तो ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है 4 नंबर में और 3 नंबर में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। रोल ऑफ ब्रांच मैनेजर, ब्रांच मैनेजर का काम क्या होता है। ठीक, तो ब्रांच मैनेजर के काम की अगर बात करें, ब्रांच मैनेजर जो है ज़्यादातर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता फ्रंट ऑफिस के काम में, कस्टमर सर्विस को प्रोवाइड करने में। ठीक, लेकिन कभी कभी अगर कोई ऐसी समस्या होती है जो फ्रंट लाइन स्टाफ हैंडल नहीं कर सकता है तो ब्रांच मैनेजर आता है। ब्रांच मैनेजर जो होता है वो बैंक को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए वही पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है कि ब्रांच जो है वो आसानी से मतलब विदाउट केओस रन करती रहे। ब्रांच मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि वो ये इंश्योर करे कि एम्बियंस मतलब बैंक का जो इन्वायरमेंट है, बैंक का जो इन्वायरमेंट है, बैंक प्रीमिसेस का मतलब बैंक की बिल्डिंग का या बैंक के एरिया का, इज वेरी प्लीजेंट मतलब बहुत ही प्लीजेंट होना चाहिए कस्टमर्स के लिए, अच्छा होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए टू विजिट एंड कंडक्ट बिजनेस, ताकि वो आसानी से बैंक में विजिट कर सके और अपना बिजनेस कैरी आउट कर सके। दिस इन्वॉल्व, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए, उसे अवेलेबल कराना चाहिए एडुकेट नंबर ऑफ स्टाफ, ताकि वो हैंडल द बिजनेस एट ऑल डेस्केस, सारी डेस्केस पे वो काम कर सके। बैंक में साफ सुथराई का ध्यान रखना चाहिए। मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, जैसे पानी पीने के लिए वॉशरूम्स, काउंटर्स हो गए या राइटिंग डेस्क हो गई, ताकि कस्टमर्स जो है फॉर्म्स वगैरह फिलफिल कर पाए। डिस्कशन विद कस्टमर हु नीड हिज इंटरवेंशन, और उन कस्टमर से उसे बात करनी चाहिए जिसे उसे लगता है कि उसकी उसकी जरूरत है। इसके अलावा देयर में भी सम मैटर्स विच आर बियॉन्ड हिज पावर्स, ऐसे भी कुछ मैटर्स हो सकते हैं जो उसकी पावर के बिना हो। जैसे कि अगर बात करें ब्रांच मैनेजर्स जो होते हैं बैंक के, उन मैनेजर्स के पास भी
लिमिटेड अथॉरिटी होती है लोन ग्रांट करने की। ठीक, वो भी एक स्पेसिफिक लिमिट तक ही किसी इंसान को लोन दे सकते हैं। अब बाई चांस मान लो किसी ब्रांच मैनेजर को अलाउ करा हुआ है कि 10 करोड़ या 15 करोड़ तक का लोन वो इजीली लैंड कर सकता है, लेकिन कोई कस्टमर उसके पास पहुंचे और वो उससे कहे कि मुझे तो 50 करोड़ का लोन चाहिए, तो इस मैटर में वो खुद डिसीजन नहीं ले सकता। उसे अपने हायर अप्स के को अप्रोच करना पड़ेगा और उनसे इंस्ट्रक्शंस लेने पड़ेंगे कि उसे क्या करना है। तो यहाँ लिखा भी है, इन सच केस ही शुड इमीडिएटली अप्रोच हिज हायर अप, वो तुरंत अपने हायर अप्स के पास जाएगा और फिर एक्शन लेगा। इसके अलावा उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं वो अप टू डेट रहें बैंक बिजनेस के बारे में। फॉर एग्जांपल, जो चार्जेस चल रहे हैं ऑपरेशनल रूल्स में, न्यू प्रोडक्ट्स बैंक में जो लॉन्च किए जा रहे हैं, दिस में बी डन बाय अरेंजिंग। इसके लिए उसे क्या करना चाहिए, पीरियोडिकल ब्रीफिंग करनी चाहिए, मतलब नॉर्मल मीटिंग करनी चाहिए एक पीरियड, एक आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, इसके अलावा उसे पीरियोडिकल मीटिंग्स कंडक्ट करनी चाहिए अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ, ताकि बैंक की परफॉर्मेंस को डिस्कस किया जा सके, ब्रांच की परफॉर्मेंस को डिस्कस किया जा सके, क्या टारगेट अचीव करने हैं वो डिसाइड किया जा सके, स्ट्रेटजीज उन टारगेट को अचीव करने के लिए उसे क्या क्या काम करना पड़ेगा। मतलब मोस्टली अगर बात करें तो बिजनेस में हमने जो प्लानिंग करी है उस प्लानिंग के लिए प्लानिंग चैप्टर पढ़ा है उस पर्पज से। इसके अलावा ही शिल बी वेल कंजर्वेंट। कंजर्वेंट क्या होता है, कंजर्वेंट का मतलब हो गया इन्फॉर्म्ड। वो कैसा होना चाहिए, वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए किसके बारे में, बैकग्राउंड ऑफ इंपॉर्टेंट कस्टमर्स ऑफ द ब्रांच। जो ब्रांच के इंपॉर्टेंट कस्टमर्स हो उनके बारे में, जो मोटे ग्राहक हो उनके बारे में उसके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए हर समय। दे में अरेंज मास कॉन्टेक्ट प्रोग्राम्स लाइक मीटिंग इन नियर बाय हाउसिंग मेंबर्स टू सेल बैंक प्रोडक्ट। मतलब उसे क्या करना चाहिए, जिस एरिया में ब्रांच लोकेटेड हो, जैसे मान लो ये बैंक ब्रांच है, अब इस एरिया में बहुत सारी चीजें होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, स्कूल्स होंगे, ठीक, ऑफिसेज होंगे, इसके अलावा फैक्ट्री भी हो सकती है कहीं पे, ठीक, कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पे एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे। अब इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को भी अगर हम बात करें तो ट्रांजैक्शंस करने के लिए बैंक की जरूरत है। तो ब्रांच मैनेजर की जिम्मेदारी बनती है इनके संग गेट टुगेदर अरेंज करे और इन्हें एनकरेज करे कि वो हमारे बैंक में अपना अकाउंट खुलाएं और उसकी सर्विस को अवेल करें। जैसे कॉलेजेस वगैरह होंगे तो वहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह को भी करना चाहिए। यहाँ लिखा है सिमिलरली ग्रुप ऑफ कॉलेज इंस्ट्रूमेंट ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज इन एनी ऑफिस, जो है हमें उनसे कांटेक्ट करना चाहिए इन प्रोग्राम्स की मदद से। ये लिस्ट यहाँ पे दे भी रखा है कि अगर हम बात करें, लिमिटेड है लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब इसके अलावा और भी बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं जो एक ब्रांच मैनेजर को करनी चाहिए। इसके बाद इस लाइन को आप इग्नोर कर सकते हो, ये शायद गलती से यहाँ पे लिख गई है क्योंकि ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की बुक है तो भाई कुछ भी हो सकता है। ठीक, मतलब वो किसी और टॉपिक का है, पिछले चैप्टर का है, वो यहाँ छप गया है गलती से। अगला, सिक्योरिटी सेटअप एट ब्रांच। ब्रांच में सिक्योरिटी सेटअप कैसा होना चाहिए, तो यहाँ दे रखा है हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, मिनिमम सेफ गार्ड्स जो हैं वो ध्यान दिमाग में रखने चाहिए कोई भी नई ब्रांच खोलने से पहले। जैसे सिलेक्शन ऑफ एरिया, एरिया को सेलेक्ट करते समय किसका, करेंसी चेक्स का या बैंक ब्रांचेस का, शुड बी डन कीपिंग इन द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन व्यू। ठीक, कमर्शियल कंसिडरेशन शुड नॉट बी गिवन अंडर द अंडर वेटेज। मतलब हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बैंक की ब्रांचेस की लोकेशन को चूज करना चाहिए, ना कि कमर्शियल कंसिडरेशन से। कमर्शियल कंसिडरेशन मतलब कि वहाँ पे हमें अच्छे वैरायटी के कस्टमर्स मिल जाएंगे या वहाँ पे ज़्यादा बिजनेस ऑपरेट करते हैं तो वहाँ पे हम इजीली ग्राहक कर लेंगे, तो उस पर्पज से नहीं, सिक्योरिटी के पर्पज से ब्रांच को खोला जाना चाहिए। उसके अलावा जो ब्रांच का लेआउट होगा, ठीक, जैसे कि मैनेजर केबिन, कैश वॉल्ट हो गया, कैशियर्स केबिन हो गया, एग्जिट पॉइंट हो गया, वो भी हमें इस हिसाब से डिजाइन करनी है कि वो सिक्योर रहे, मतलब सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए रखने हैं। इसके बारे में हमें आगे पढ़ाया भी जाएगा। प्रॉक्सिमिटी टू पुलिस स्टेशन, प्रॉक्सिमिटी का मतलब हो गया डिस्टेंस। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ पे डिस्टेंस की बात की जा रही है प्रॉक्सिमिटी को लेके। प्रॉक्सिमिटी मतलब पुलिस स्टेशन से जो दूरी होनी चाहिए या फाइनेंशियल कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बैंक की सिक्योरिटी के लिए और उसके ट्रेजर के लिए। ट्रेजर मतलब उसकी वॉल्ट में जो सामान रखा है उसके लिए। ठीक,
जो मेन एंट्रेंस है उस पे शटर गेट लगे होने चाहिए हर दुकान में। जैसे आप जगह देखते हो कोलेप्सिबल गेट्स, आपने देखा होगा कहीं कहीं पे क्या मोस्टली बैंकों में ही देखा होगा, ऐसे करके लोहे की गेट्स लगे होते हैं, बीच में चैनल टाइप के बने होते हैं। ठीक। और इन्हें बीच में खोला जाता है, बीच में यहाँ पे एक चेन भी बनी होती है। ठीक। तो यहाँ तक है कोलैप्स गेट होना चाहिए, चेन बीच में उसमें लगी होनी चाहिए, परमिटिंग ओनली 18 इंच ओपनिंग। तो ये एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा जाता है कि कोलैप्स गेट के बीच में कितना गैप होना चाहिए, तो 18 इंच की ओपनिंग होनी चाहिए बैंक की एंट्रेंस पे। ठीक। स्ट्रॉन्ग रूम्स या फिर सेफ जो होनी चाहिए शुड बी आउट ऑफ द व्यू ऑफ द पब्लिक, मतलब वो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे नॉर्मल इंसान की नजर ना जाए। अगला, इसके बाद दे रखा है फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट द लेआउट एंड द मिनिमम सिक्योरिटी सेवा मस्ट बी कीप इन माइंड बिफोर ओपनिंग अ न्यू ब्रांच। यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स दे रखे हैं जो हमें ध्यान में रखने के हैं। जैसा सारे इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग किसके बारे में, स्ट्रॉन्ग रूम्स के बारे में, एफबीआर स्ट्रॉन्ग डोर्स के बारे में, हमें जो आरबीआई बताएगा वो स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करने हैं, सख्ती के साथ लागू करने हैं। ठीक। इंस्ट्रक्शंस ऑन कस्टडी ऑफ कीज, मतलब जो वर्ल्ड की कीज वगैरह है, या डुअल लुकिंग नहीं होगा, जहां तक है ये लॉकिंग होगा, क्योंकि आगे भी आएगा। जो डुअल लॉकिंग मैकेनिज्म है या फिर सेफ कीपिंग ऑफ डुप्लीकेट की है, वो जो तरीका बताया गया है या जो तरीका डिसाइडेड है उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। केयर मस्ट बी टेकिंग वाइल पोजिशनिंग द कैशियर्स केबिन, कैशियर की केबिन को डिसाइड करते समय कि उसकी लोकेशन कहाँ होगी, ये बात ध्यान रखना है कि वो फार अवे एज पॉसिबल फ्रॉम एंट्री और एग्जिट, एग्जिट और एंट्री से बहुत दूर होनी चाहिए। इमरजेंसी लाइट्स जो है वो इंस्टॉल्ड होनी चाहिए और सारी वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। विंडोज और वेंटिलेटर्स पे ग्रिल्स लगे होने चाहिए, मतलब सलाखें लगी होनी चाहिए। पोस्टिंग ऑफ गार्ड्स शुड बी डिसाइडेड ऑन द वल्नरेबिलिटी ऑफ ब्रांच कीपिंग द व्यू एंड थ्रेट परसेप्शन इन द एरिया। मतलब गार्ड्स कितने रखने हैं, एक रखना है, दो रखने हैं, तीन रखने हैं, वो ब्रांच की सिक्योरिटी को उस एरिया को देखते हुए रखे जाएंगे। इसके अलावा जितने भी मॉडर्न सिक्योरिटी इक्विपमेंट हैं, जैसे कि नाइट लेचेस। नाइट लेचेस क्या होते हैं, नाइट लेचेस एक तरीके का लॉक होता है, जिसमें क्या होता है, ये एक इसमें का लॉक होता है कि इसमें लॉक को खोलो आप, दरवाजा आपने ओपन करा और जैसे ही आप दरवाजा बंद करोगे तो आपको लॉक लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली लॉक लग जाता है। ठीक। तो ये कैशियर्स कैबिन में लगा होना चाहिए। ग्रिल गेट्स होने चाहिए टू स्ट्रॉन्ग रूम्स, स्ट्रॉन्ग रूम्स में अलार्म सिस्टम होना चाहिए। ठीक। हॉटलाइन कनेक्शन होना चाहिए, मतलब डायरेक्ट फोन कॉल होनी चाहिए आपके पास, कनेक्शन होना चाहिए पुलिस स्टेशन का, पुलिस कंट्रोल रूम का, फायर ब्रिगेड का, एंड ऑटो डायलर इफ फाउंड नेसेसरी शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल करेंसी चेस्ट एंड ब्रांच। अगर ऑटो डायलर अगर लगता है कि जरूरी है तो वो भी सारे करेंसी चेस्ट के पास और ब्रांचेस के पास होने चाहिए। जितने भी वीक पॉइंट्स हैं, जैसे कि ओपनिंग ऑफ एग्जॉस्ट फैन हो गए, एयर कंडीशन की डक्ट हो गई, स्काई लाइट्स हो गई, विंडोज हो गई, उन्हें सही से मजबूती से आरसीसी, मतलब एक तरीके से कंक्रीट जो घर को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक, और स्टील प्लेट्स या स्टील ग्रिल से आपको क्लोज कर देना है। अननेसेसरी विंडो शुड बी क्लोज परमानेंटली, ऐसी विंडोज जिनकी जरूरत नहीं है उन्हें तो बिल्कुल ही बंद कर देना है। इसके अलावा गन्स और एमुनेशन भी जो है हमें मेटल गन्स कैबिनेट में रखनी होंगी। ठीक। इट शुड हैव मोर देन नॉर्मल नंबर ऑफ टू हिंजेस और एडिक्वेट स्टॉक लॉकिंग मैनेजमेंट, मतलब इसमें भी जो है लॉकिंग मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक। आगे भी दे रखा है गन्स कैबिनेट शुड बी एम्बेडेड इन द वॉल, ये वॉल के अंदर ही बनी होंगी, मतलब ऐसा नहीं है कि वॉल में ऊपर से दिखाई दे जाएगी, अरे वहां पे अलमारी है कोई। ठीक। ऊपर से नहीं दिखनी चाहिए। इफ दे आर नॉट केप्ट इनसाइड, अगर ये अंदर नहीं रखी जा रही है स्ट्रॉन्ग रूम की, तो इनकी प्रॉपर जगह होनी चाहिए, गन कैबिनेट होनी चाहिए, और उसका लगातार क्या होना चाहिए, एम्बेडमेंट, मतलब एक तरीके से लगातार उसका ऑडिट होना चाहिए या सर्वे या चेकिंग होनी चाहिए। ब्रांच सेटअप, ब्रांच सेटअप के बारे में भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। क्या, ब्रांच को सेटअप करते समय आपको पुलिस शुड बी रिक्वेस्टेड, पुलिस से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो पेट्रोलिंग करे रात में एरिया की, बैंक ब्रांच के अकॉर्डिंग, स्पेशली कौन कौन से दिनों पे, सैटरडे को, संडे नाइट्स को और लॉन्ग वीकेंड्स कलेक्ट, कंसिक्यूटिव हॉलीडे, कंसिक्यूटिव मतलब लॉन्ग वीकेंड्स, मतलब जैसे कोई बहुत लंबी छुट्टी पड़ गई या कंसिक्यूटिव हॉलीडे 2-3 दिन की लगातार छुट्टी पड़ गई। सरप्राइज विजिट टू हाई रिस्क ब्रांचेस बाय ऑफिसर्स फ्रॉम द एरिया and controlling officers should be arranged to check and implement various security measures, मतलब सरप्राइज विजिट्स करी जाए बैंक ब्रांचेस की जो कि हाई रिस्क एरिया में हो,
वहाँ के ऑफिसर्स के द्वारा, ताकि ये देखा जाए कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उन्हें ढंग से इम्प्लीमेंट किया गया है या नहीं किया गया है। इलेक्ट्रिक शाफ्ट, इलेक्ट्रिक जंक्शन बॉक्सेस शुड बी स्ट्रेटेड एंड केप्ट लॉग्ड। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने वाले जो मीटर वगैरह के पास चीजें होती है, इसमें एमसीबी वगैरह लगी होती हैं, तार वगैरह लगे होते हैं, वो मतलब मजबूती से लॉक्ड होने चाहिए। पुलिस अथॉरिटी शुड बी कंसल्टेड बिफोर लोकेटिंग अ ब्रांच। पहले पुलिस अथॉरिटी से बात कर लेना चाहिए उस एरिया के बारे में जहाँ पे हम ब्रांच खोलने जा रहे हैं। ब्रांच विच हैव नो सिक्योरिटी अरेंजमेंट एंड नाइट में प्रोवाइड विद सेंसर्स कनेक्टेड टू अलार्म सिस्टम इज पॉसिबल टू एन ऑटो डायलर। ऐसी ब्रांच जहाँ पे कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं है रात के समय पे, वहाँ पे सेंसर्स लगे होने चाहिए जो कि अलार्म सिस्टम से कनेक्टेड होंगे, और पॉसिबल हो तो ऑटो डायलर भी होना चाहिए कि अगर वो सेंसर कोई चीज डिटेक्ट करे तो तुरंत ऑटो डायलर जो है वो कॉल लगा दे कहाँ पे, पुलिस स्टेशन में। ठीक, इन एडिशन टू द प्रोविजन ऑफ इंट्रूडर अलार्म, इन इसके अलावा इंट्रूडर अलार्म पुलिस पेट्रोल हॉलीडेज के अकॉर्डिंग, मतलब इन सब चीजों के अलावा ठीक लोकल्स में ऑल्सो बी इन्वॉल्व। जो वहाँ के आसपास के रहने वाले लोग हैं उन्हें भी इन्वॉल्व करना चाहिए बैंक के ब्रांच के मैनेजर को, कि ताकि वो भी ध्यान रख सकें अगर कोई सस्पिशियस मूवमेंट या कोई रात में शोर शराबा वो बैंक के आसपास सुने तो, खास तौर से हॉलीडेज या वीकेंड के तौर पे। ठीक, इसमें बाद आपको बैंक स्ट्रॉन्ग रूम के बारे में पढ़ाया जाएगा कि ये क्या होते हैं बैंक स्ट्रॉन्ग रूम्स। अगर हम इनकी बात करें तो बैंक स्ट्रॉन्ग रूम्स जो होते हैं, अगर हम बात करें बैंक वॉल्ट की बात करी जा रही है जहाँ पे लोगों का जमा करा हुआ पैसा रखा जाता है। ठीक, इज अ सिक्योर स्पेस वेयर द मनी वैल्यूएबल्स रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं। इट इज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट देयर कंटेंट फ्रॉम थेफ्ट अनऑथराइज्ड यूज फायर नेचुरल डिजास्टर एंड अदर थ्रेट जस्ट लाइक अ सेफ। मतलब ये रखा जाता है यहाँ पे ताकि इसके अंदर के कंटेंट को चोरी होने से, अनऑथराइज यूज से, या फिर आग लगने से, नेचुरल डिजास्टर से, या किसी और प्रकार से बचाया जा सके। मॉडर्न बैंक्स की जो वॉल्ट्स होती हैं अगर हम बात करें, वो टिपिकली कंटेन करती हैं बहुत सारे सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस एज वेल एज प्लेसेस फॉर टेलर कैश ड्रॉर्स एंड अदर वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ द बैंक ऑफिस कस्टमर। तुमने देखा होगा, मतलब कहने का जो मॉडर्न वॉल्स आती हैं वो बहुत सारी फैसिलिटीज देती हैं, सेफ्टी बॉक्सेस की भी फैसिलिटी देती हैं, टेलर कैश ड्रॉर की फैसिलिटी देती हैं, और अदर वैल्यूएबल एसेट्स को भी रखने की जगह देती है बैंक की भी और कस्टमर्स की। जैसा कि तो अगर किसी बच्चे ने मनी हीस्ट नाम की सीरीज देखी होगी तो उसमें आपने बैंक वॉल्ट के अंदर देखा होगा क्या क्या होता है, कैसा कैसा होता है। ठीक, बैंक वॉल्ट ऑपरेशन मतलब फॉलोइंग केयर, कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए ऑपरेशन करते समय। क्या? टू सेपरेट कस्टोडियन डुअल मैकेनिज्म लॉकिंग की, मतलब बैंक के जो वॉल्ट का दरवाजा होगा उसकी दो चाबियां होंगी, डुअल डुअल लॉकिंग मैकेनिज्म होगा, मतलब दोनों को एक साथ में ही लगा के खोला जाएगा। सेफ कीपिंग ऑफ डुप्लीकेट कीज एट ऑफ साइट एक्सचेंज वन इन 6 मंथ, मतलब जो डुप्लीकेट कीज होंगी उन्हें दूर रखा जाएगा बैंक से और उन्हें हर 6 महीने में एक्सचेंज किया जाएगा। कौन करेगा? ये तो भाई बैंक के हायर अप्स ही करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। कॉम्बिनेशन लॉक पासवर्ड टू बी केप्ट ऑफ साइड, मतलब कोई लॉक पासवर्ड होगा अगर कॉम्बिनेशन का तो उसे भी बाहर रखा जाएगा। डेजिग्नेशन ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी कस्टोडियंस, मतलब हमें कस्टोडियंस वही लोग हुए जो चाबी रखेंगे, और दूसरी बात है उनको भी डिजिग्नेट किया जाएगा, रखा जाएगा। ऑडिट ट्रायल किया जाएगा अगर कोई कस्टोडियन चेंज होगा। ऑडिट ट्रायल होगा डेली, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग करके देखी जाएगी वॉल्ट की कि उसके टाइमर्स और अलार्मिंग सिस्टम वगैरह काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ग्रिल डोल जो है वॉल्ट का वो हर समय बंद रहेगा। ठीक, इसके अलावा यहाँ दे रखा है बैंक की वॉल्ट्स जो होती हैं वो अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजियों के साथ आती हैं, जैसे डुअल कॉम्बिनेशन लॉक विद टाइमर, ग्रिल डोल विल डुअल कीज। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस सच एज हीट सेंसर, मोशन डिटेक्टर्स, अलार्म्स के साथ। वर्ल्ड शुड बी फायर रेसिस्टेंट स्टैंडर्ड्स व्हिच नीड टू बी फॉलोड, सॉरी, वर्ल्ड शुड बी फायर रेसिस्टेंट स्टैंडर्ड्स व्हिच नीड टू बी फॉलोड एंड लेड डाउन बाय आरबीआई। मतलब यहाँ ये कुछ लिखना चाहते थे, शायद ये लिख दिया। वर्ल्ड्स जो होनी चाहिए वो फायर रेसिस्टेंस भी होनी चाहिए और उन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए जो आरबीआई के द्वारा लेड डाउन करे गए हैं, आरबीआई के द्वारा बताए गए हैं कि एक वर्ल्ड बैंक कैसी होनी चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पर पहला टॉपिक खत्म हो जाता है। यहाँ से अगर हम बात करें तो हमारा टॉपिक नंबर 2 फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस शुरू होता है। तो बहुत बार इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्या पूछे गए हैं तो इसकी भी अभी बात कर लेंगे। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि बैंक को अगर हम बात करें इंटरनली 3 एरियाज में बांटा जाता है।
एक होता है हमारा फ्रंट ऑफिस, एक मिडिल ऑफिस और तीसरा होता है हमारा बैक ऑफिस। तो ये हमारे 3 एरियाज होते हैं जिसमें एक बैंक को बांटा जाता है। अब बांटने के पीछे वजह क्या है? रीजन फॉर सेग्रेगेटिंग द फंक्शंस इनटू डिफरेंट ऑफिस इज टू हैव सेग्रीगेशन ऑफ रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज टू अवॉइड फ्रॉड एंड एंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड हैव अ बेटर फोकस ऑन ईच एरिया। एम्प्लॉयज रिक्वायर डिफरेंट स्किल्स फॉर कैरिंग आउट वेरियस ऑपरेशंस। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर बिजनेस पढ़ी है तो उसमें डिपार्टमेंटलाइजेशन पढ़ा था, वही उसके मेरिट्स वाली बात यहाँ पे की जा रही है कि रीजन जो है इनके अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने का ये है क्योंकि इनके अलग अलग रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिससे कि फ्रॉड्स को अवॉइड किया जा सके, अकाउंटेबिलिटी डिसाइड करी जा सके, अगर कहीं पे कोई गलती हो रही तो जिम्मेदार इंसान पकड़ा जा सके, हैव अ बेटर फोकस ऑन ईच एरिया, और हर एरिया पे मतलब हर एरिया पे जिस स्पेशलाइजेशन हासिल किया जा सके। तो वही चीजें आ गई, देखो ये डिपार्टमेंटलाइजेशन में पढ़ी थी हम लोगों ने। अगर हम बात करें बिजनेस के अंदर, एम्प्लॉयज रिक्वायर्स डिफरेंट स्किल फॉर कैरिंग फेयर्स ऑपरेशन, और अगर हम बात करें हर डिपार्टमेंट में अलग अलग एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट होती है जिनके पास अलग अलग स्किल्स होनी चाहिए अलग अलग ऑपरेशन करने के लिए। अब आता क्या है? आता कभी कभी इसमें नॉर्मल जी है कि फ्रंट ऑफिस या मिडिल ऑफिस या बैक ऑफिस के फंक्शंस वगैरह हमसे पूछ लिए जाते हैं। देख लेते हैं क्या क्या है फ्रंट ऑफिस। जैसा कि नाम बताता है, फ्रंट ऑफिस जो होता है वो फेस होता है बैंक का कस्टमर्स के लिए। फ्रंट ऑफिस ही रिस्पॉन्सिबल होता है कस्टमर्स की नीड्स को पूरा करने के लिए और नए कस्टमर बैंक को के लिए लेके आने के लिए। इनकी जो मेन एक्टिविटी होती है इज टू साइन अप न्यू कस्टमर फॉर द बैंक, बैंक के लिए नए कस्टमर ढूंढना। फ्रंट ऑफिस स्टाफ के अंदर अगर हम बात करें तो सेल्स पर्सनल आ जाते हैं, कोऑपरेटिव फाइनेंशियल एम्प्लॉयज आ जाते हैं। इट इज इन द फ्रंट ऑफिस देयर रेवेन्यूज आर जनरेटेड। यही वो ऑफिस होता है जो बैंक के लिए रेवेन्यू मतलब अगर हम बात करें तो इनकम जनरेट करके देता है। ठीक, जो फ्रंट ऑफिस का स्टाफ होता है आर द फर्स्ट टू कम इन द कांटेक्ट ऑफ द कस्टमर। ये कस्टमर के सबसे पहले कांटेक्ट में आता है। तो इसीलिए ये जरूरी हो जाता है टू ऑलवेज रिमेंबर द विजन मिशन एंड द थीम ऑफ द बैंक, कि इन्हें जो है बैंक का विजन, बैंक का मिशन और बैंक की थीम के बारे में पता होना चाहिए। इनकी ड्यूटीज जो है वो अलग अलग होती हैं, फ्रॉम मेकिंग मतलब मेकिंग रिसीविंग फोन कॉल्स मतलब फोन कॉल करने से या उठाने से, या इनकी ड्यूटी जो होती है माइट बी असाइंड इनके काम के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग असाइन करी जाती है। ऊपर और भी कुछ दे रखा है जैसे कि यहाँ शॉर्ट ने बता रखा है फोकस ऑन क्लाइंट एक्विजिशन एंड सर्विसिंग, मतलब क्लाइंट ढूंढने में इनका फोकस होता है। कस्टमर इंटरेक्शन एंड ऑर्डर बुकिंग, ये कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं और उसके ऑर्डर्स को बुक करते हैं। मल्टीट्यूड चैनल्स ऑफ इंटरसेक्शन, ये चैनल ऑफ इंटरेक्शन के तौर पे भी काम करते हैं। रिलेटेड टू द ऑन कस्टमर्स टर्म्स, कस्टमर की टर्म्स के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। बैंक पोजीशनिंग टू कस्टमर इज रिफ्लेक्टेड इन द फ्रंट ऑफिस प्रोसेस, मतलब बैंक की जो पोजीशन होती है कस्टमर के लिए वो फ्रंट ऑफिस से रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगला हमारा आता है मिडिल ऑफिस। मिडिल ऑफिस क्या है? मिडिल ऑफिस जो होता है वो मैनेज करता है रिस्क और आईटी रिसोर्सेज बैंक के लिए। मिडिल ऑफिस जो है इज सीन मोर इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक ऑपरेशंस, मतलब बैंक अपने फंड जहां पे भी इन्वेस्ट करता है। मतलब फ्रंट ऑफिस का काम क्या है अगर मैं बात करूं तो फ्रंट ऑफिस जो है वो कस्टमर से डील करता है। कस्टमर से डील करने का मतलब कस्टमर्स के पैसे आए तो उनके जमा कर लिए, कोई लोन मांग रहा है तो उसको लोन देने का काम करना है, लेकिन लोन देना है नहीं देना है ये फ्रंट ऑफिस का एम्प्लॉय डिसाइड नहीं करेगा। बैंक कहाँ इन्वेस्ट करे, जो पैसा बैंक के पास है वो लोन के तौर पे दे या किसी और कंपनी के शेयर खरीद ले, कहाँ इन्वेस्ट करे, तो ये चीज जो है ये डिसाइड करते हैं, मतलब ये रिसर्च करते हैं उसके बारे में। तो ये जो है बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होते हैं ऑफ बैंक मेकिंग मनी, बैंक के पैसा कमाने के लिए। ये बैंक को डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं अ डील, बट देयर एक्शन हैव टू बी इनिशिएटेड बाय द फ्रंट ऑफिस स्टाफ। लेकिन बैंक के इनके काम की शुरुआत जो होती है बैक ऑफिस वालों की, वो शुरुआत फ्रंट ऑफिस से ही होती है। मतलब पहले यही कस्टमर लेके आएंगे तो ही इनका काम शुरू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मिडिल ऑफिस वर्कर जो होता है वो कैन नॉट वर्कर कैन नॉट एज अ रिजल्ट ऑफ देयर ओन एक्शन इंक्रीज बैंक प्रॉफिट, मतलब ये अकेले ही बैंक के प्रॉफिट को बढ़ा नहीं सकते हैं, इन्हें उसके लिए जरूरत पड़ती है किसकी? फ्रंट ऑफिस की। तो अब आगे देखते हैं फंक्शंस मिडिल ऑफिस के, इनके काम क्या क्या होते हैं। तो ये देखो बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक, इनकी रेगुलेटरी कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल कंट्रोल फॉर द इंस्टीट्यूशन, मतलब ये क्या करते हैं? तीन काम करते हैं।
रेगुलेटरी कंप्लायंस करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट करते हैं और फाइनेंशियल कंट्रोल करते हैं। इंस्टीट्यूशन का मतलब फाइनेंस का अरेंजमेंट वगैरह करते हैं, कहाँ लगाना है, कहाँ किसे देना है, ये उसको देखना। रिस्क मैनेजमेंट कि बैंक जो पैसा लगा रहा है वो कम से कम रिस्क में लगे। रेगुलेटरी कंप्लायंस एक तरीके से बैंक के लिए नियम वगैरह फायदे, नियम कायदे कानून बनाना हो गया, आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करना। दिस डिफर्स फ्रॉम कस्टमर सर्विस ऑपरेशन एट द फ्रंट डेस्क ऑफिस, मतलब ये उन कामों से अलग होते हैं जो फ्रंट ऑफिस करता है। ये टेक्निकल, द टेक्निकल सपोर्ट टास्क अंडरटेकन इन द बैक ऑफिस, मतलब ये अगर बात करें तो ये टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसे, फ्रंट ऑफिस को। एम्प्लॉयज जो होते हैं मिडिल ऑफिस में बी इंगेज इन वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज टू असिस्ट देयर सुपीरियर अथॉरिटीज। जो मिडिल ऑफिस में एम्प्लॉयज होते हैं वो बहुत तरीके से इंगेज होते हैं अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज में, ताकि वो अपने सुपीरियर्स को असिस्ट कर सके। वन एस्पेक्ट ऑफ द वर्क इन बैंक मिडिल ऑफिस इज रेगुलेटरी कंप्लायंस, मतलब एक काम इनका क्या होता है, रेगुलेटरी कंप्लायंस होता है। तो यहाँ पे इसी के बारे में पढ़ाया जाएगा। स्टाफ मेंबर्स नीड टू कीप ट्रैक ऑफ करंट पेंडिंग लेजिस्लेशन दैट pertains टू बैंक एक्टिविटी, मतलब जितना भी बैंक का स्टाफ हो गया उसे करंट और पेंडिंग लेजिस्लेशंस, लॉज के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो बैंक की एक्टिविटीज से रिलेट करते हैं। ये ड्राफ्ट करते हैं डॉक्यूमेंट ताकि बाकी एम्प्लॉयज को एजुकेट किया जा सके, रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके फॉर इंस्पेक्शन बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल, जब गवर्नमेंट ऑफिशियल इंस्पेक्शन करने आए उन्हें देखने के लिए। रिसर्च करते हैं और प्लानिंग करते हैं, ठीक। प्लान प्रोडक्ट ऑफरिंग टू डिटरमाइन इफ दे फॉल विद इन द लॉ, मतलब ये प्लान करते हैं और प्रोडक्ट ऑफर करते हैं जो लॉ के अकॉर्डिंग डिटरमाइन, मतलब लॉ के अंदर अंतर्गत आते हैं। अगर बैंक स्टाफ have questions about the legality of an activity, they can consult middle office for a review and recommendation। अगर किसी बैंक स्टाफ को कोई क्वेश्चन होता है किसी लीगैलिटी से रिलेटेड, किसी भी एक्टिविटी के बारे में, तो वो इनसे कंसल्ट करता है। अब आगे इसने बता रखा है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब हो गया, 3 नंबर में देखो ये क्वेश्चन आएगा, तीन एक्सप्लेन करने होंगे। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब हो गया यहाँ पे एनालिसिस करी जाती है फाइनेंशियल मार्केट की। फाइनेंशियल मार्केट की एनालिसिस करना मतलब ये समझ लो, हम लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा है अलग अलग प्रकार की एनालिसिस होती है। रेशियो हो गई आपकी, कॉमन साइज एनालिसिस होती है, कंपैरेटिव एनालिसिस होती है, ठीक, कैश फ्लो एनालिसिस होती है। इसके अलावा और भी टाइप की एनालिसिस होती है, फंड फ्लो एनालिसिस होती है, ठीक, बहुत टाइप की होती है। तो वो हम अकाउंटिंग में करते हैं, यहाँ उसी एनालिसिस की बात करी जा रही है। और नॉर्मली ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए जिन्हें नहीं पता है तो ऐसे समझ लो, हम लोग यहाँ पे मार्केट की रिसर्च करते हैं, मतलब हम लोग एक तरीके से ये पता लगाते हैं कि कौन सी कंपनीज के शेयर्स के जो प्राइजेज हैं वो भविष्य में बढ़ेंगे या घटेंगे, हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमें प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट हो पाए। तो ये क्या करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट की प्रोडक्ट्स की एनालिसिस करते हैं टू हेल्प बैंक मेक द राइट डिसीजन, ताकि बैंक जो है अपने फंड्स को इन्वेस्ट करने का सही डिसीजन ले पाए। बैंक का मिडिल स्टाफ जो होता है वो रिकमेंड करता है परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट। देखो वही बात आ गई, तो उन्हीं प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, मतलब शेयर्स डिबेंचर्स को खरीदने के लिए रिकमेंडेशन देते हैं। दे कैन बी इन्वॉल्व इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट टू हेल्प बैंक लिमिट रिस्क एंड इंक्रीज अर्निंग। इसके अलावा ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब बैंक जो भी प्रोडक्ट प्रोवाइड करे। आपको पता है बैंक कौन से प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, अरे बैंक के प्रोडक्ट का मतलब बैंक जो भी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है, ऑनलाइन बैंकिंग की सर्विस हो गई, एटीएम फैसिलिटीज हो गई, किसी भी टाइप की सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसको डेवलप करने में ये मदद करते हैं ताकि बैंक की अर्निंग को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा पॉलिसीज जो कंसर्न करती हैं किससे, लीडिंग और अदर एक्टिविटीज से, may originate in studies conducted by the middle office to explore risk benefits and make suitable recommendation and how to produce, मतलब ऐसी पॉलिसीज जो कि कंसर्न रिलेट करती हैं किससे, लैंडिंग से, लोन देने से या फिर किसी और एक्टिविटी से, वो उसके बारे में सारी स्टडी ये मिडिल ऑफिस ही करता है। सारे रिस्क को एक्सप्लोर करता है कि लोन देने में क्या खतरा है क्या नहीं है, देने के लोन क्या फायदे हैं, और सुटेबल रिकमेंडेशन देता है कि हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगला आता है हमारा फाइनेंशियल कंट्रोल, ये इसका तीसरा फंक्शन होता है और आखिरी फंक्शन होता है अगर बात की जाए, ठीक। तो ये मिडिल ऑफिस की बात कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद बैक ऑफिस, ठीक। फाइनेंशियल कंट्रोल की अगर बात करी जाए तो फाइनेंशियल कंट्रोल में हम लोग इन्वॉल्व होता है मैनेजमेंट ऑफ फर्म्स एसेट्स। बैंक की एसेट्स को कहाँ पे
कैसे मैनेज करना है। जो बैंक का मिडिल ऑफिस होता है वो चूज करता है कि हाउ एंड वेयर टू इन्वेस्ट एंड मेंटेन डिटेल रिकॉर्ड्स ऑन बैंक्स फाइनेंशियल हेल्थ। मतलब ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ और कैसे और कब पैसे इन्वेस्ट करने हैं और उसका डिटेल रिकॉर्ड रखते हैं बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में। दिस टाइज इन विद रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये चीज, ये जो फंक्शन है अगर हम बात करें, ये इन दोनों से जुड़ता है, रेगुलेटरी कंप्लायंस से भी और रिस्क मैनेजमेंट से भी। एक बैंक पर्सनल को ये जरूरी है कि वो ओबे करे सर्टेन लीगल रिक्वायरमेंट, मतलब जो भी लीगल रिक्वायरमेंट आरबीआई बता रहा है, एंड कंसीडर करे रिस्क को व्हेन दे डिसाइड एंड हाउ टू वेयर इन्वेस्ट मनी। मतलब ये डिसाइड करते समय कि कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने हैं। देयर डिटेल रिकॉर्ड्स में ऑल्सो बी ओपन टू ऑडिटर। इनके डिटेल रिकॉर्ड्स ऑडिटर के लिए भी खुले रहने चाहिए और उन इंटरेस्टेड पार्टी के लिए भी जो कि ट्रैक रिकॉर्ड रखना चाहते हैं बैंक की एक्टिविटीज का। जो मेंबर्स होते हैं बैंक मिडिल ऑफिस स्टाफ के में नीड टू अटेंड कॉन्फ्रेंसेस, उन्हें कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी पड़ती हैं। रीड रिलेवेंट पब्लिकेशंस, मतलब आरबीआई जो पब्लिकेशंस इशू करता है वो पढ़नी पड़ती हैं। एंगेज इन अदर एक्टिविटी टू कीप देमसेल्फ अप टू डेट, और ऐसी अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज में खुद को इन्वॉल्व रखना पड़ता है ताकि वो अप टू डेट रहें जो कि डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड नहीं है, ये वाला वर्ल्ड है, दुनिया वाला वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस में। ठीक। इसके अलावा बैक ऑफिस हो जाता है, तो बैक ऑफिस के फंक्शन भी यहाँ पे दे रखे हैं। छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, ये आज का लास्ट टॉपिक होगा। बाकी जो दो टॉपिक बचेंगे वो अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो बैक ऑफिस, बैक ऑफिस की बात करें, बैक ऑफिस क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव और सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करता है फ्रंट ऑफिस को। ठीक, ये एंड एक अच्छा एफिशिएंट बैक ऑफिस जो होता है वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कस्टमर्स डू नॉट गेट स्टेटमेंट एंड कंफर्मेशन ऑन टाइम, दे विल डिसलाइक द बैंक एंड मे शिफ्ट टू सम अदर बैंक। क्योंकि अगर कस्टमर्स को उनके स्टेटमेंट जो वो मांग रहे हैं या कंफर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो समय पे नहीं मिलेगी, तो वो उस बैंक में क्यों पैसे जमा करेंगे, वो कहीं और चले जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे। ठीक, तो इसलिए इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, चेकिंग एंड ओपनिंग क्लाइंट्स अकाउंट एज पर डिटेल प्रोवाइडेड, ये अकाउंट से क्लाइंट को चेक करना, उनको खोलना। इशुएंस ऑफ चेकबुक, चेकबुक इशू करना, क्लाइंट्स को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना, चेक क्लियर करना। पोजिशनिंग ऑफ ऑल बैंक प्रोडक्ट, मतलब जो जितने भी बैंक के प्रोडक्ट हैं, चेक, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, ये सब के बारे में बताना या पोजिशन करना इन सबको। स्टेटमेंट्स को कस्टमर्स को भेजना। रिजॉल्विंग क्लाइंट्स क्वेरीज, क्लाइंट्स की क्वेश्चनों का जवाब देना। प्रोसेसिंग क्लाइंट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, क्लाइंट ने कोई इंस्ट्रक्शन दे रखा है जैसे कि उसकी ईएमआई कटनी है, ऑटो पे काट दो। ठीक, तो इन इंस्ट्रक्शंस को पूरा करना। ठीक, मेक चेंजेस टू क्लाइंट स्टैटिक डाटा, क्लाइंट्स के डाटा में कोई चेंजेस करनी है जैसे कि उसके कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है, फोन नंबर चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है। क्लोजिंग क्लाइंट्स अकाउंट, अकाउंट बंद करना है, या प्रोसेसिंग ऑल ईएमआई वगैरह पे करनी है तो वो ऊपर ही कर लिया हमने। रिकॉन्सिलेशन ऑफ एंट्रीज प्रोसेस, मतलब या फिर जो एंट्रीज है उनको रिकॉन्साइल करना है, दोबारा से चेक करना है। ठीक, ये सब काम जो है कौन करता है, हमारा बैक ऑफिस करता है। ठीक, तो ये आज की वीडियो में हमने अपने दो टॉपिक कवर कर लिए। आपके दो टॉपिक बचते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलो, थैंक यू।